तो आज का टॉपिक आपका रहेगा उद्घोषणा और कुर्की। आप इससे पहले पढ़ चुके हो समन अपराधी को बुलाने के लिए भेजना है, ठीक है। उसके बाद आप वारंट पढ़ चुके हो। वारंट का मतलब गिरफ्तारी के लिए उसे एक न्यायालय ने आदेश दे दिया। अब आपको ध्यान देना है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि जो भी व्यक्ति है उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, इसलिए गिरफ्तारी वारंट आपने इशू कर दिया था। अब ऐसे वारंट को निष्पादित करने का जो अधिकारी है उसका मेन कर्तव्य ये है कि वो वारंट का यथाशीघ्र निष्पादन करे, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, लग के उसे जो है निष्पादित कर दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस अधिकारी की कितनी भी तत्परता चाहे क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति होता है उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और क्योंकि गिरफ्तार न करने के भी कारण रहते हैं। मान लो अगर वो वारंट का निष्पादन करने के लिए जो है वो फरार हो जाए, अपने आप को छिपा ले, या असफल करने का कोई और तरीका निकाल ले, तो ऐसी सारी अवस्थाओं में फिर न्यायालय के पास क्या रह जाता है। तो जब व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट के बाद भी अगर गिरफ्तार नहीं होता है और न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो फिर न्यायालय के पास एक ऑप्शन रहता है कि उसकी उद्घोषणा कर दें, फरार होने की उद्घोषणा यानी कि घोषणा। तो जब फरार होने की घोषणा कर दी जाएगी तो उसको तरीके हैं अलग अलग प्रकाशित की जानी है या जहां बतानी है। तो जो उद्घोषणा है अब उसके बारे में ही आपको पढ़ना है। तो सबसे आपको आसान क्या है कि उद्घोषणा कब होनी है। तो जब व्यक्ति गिरफ्तार नहीं होगा, अपने आप को छिपाए रखेगा, गिरफ्तारी वारंट को निष्फल कर देगा, है ना, तब फिर न्यायालय उसकी घोषणा कर देगा कि ये व्यक्ति फरार हो गया है। तो अब जब फरार हो जाएगा उसको फिर ऑप्शन रहेगा, ठीक है घोषणा के बाद भी तुम आ जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो। उसके बाद भी अगर वो नहीं अपने आप को सरेंडर करता है, न्यायालय में पेश करता है, तब फिर उसका अगला ऑप्शन उसका कुर्की हो जाता है, फिर उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अब हर चीज का एक क्रम है। पहले आप समन भेजेंगे, फिर गिरफ्तारी वारंट भेजेंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो उसकी घोषणा करेंगे, और उद्घोषणा के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो संपत्ति की कुर्की करेंगे, ठीक है। तो उद्घोषणा क्या है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक। अच्छा, फिर जो यहाँ अगर हम लोग अब धारा की बात करें तो जो नया कानून है आपका, पहले सीआरपीसी में ये धारा 82 थी, अब 84 है, ठीक है। तो हम लोग दोनों धाराएं ना पढ़ के एक धारा आप बीएनएसएस की पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों पढ़ते हो तो आप गड़बड़ कर देते हो। तो धारा 82 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा और पुरानी 82, ठीक है। पुरानी केवल याद कर लो या अपने हिसाब से लिख लेना। तो अब धारा 82 क्या कहती है, धारा 82 ये कहती है कि जब किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जा चुका है और ऐसा विश्वास हो गया है कि वह व्यक्ति फरार हो गया है या उसने अपने आप को छिपा लिया है, जिससे कि ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा न्यायालय उससे ये अपेक्षा करेगा और ये लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है। उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाए, और हाजिर होने का समय जो है उद्घोषणा जारी होने के कम से कम 30 दिन बाद का होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, समय जो रहेगा वो घोषणा का जारी होने के कम से कम 30 दिन का रहेगा। 30 दिन से पहले की बात नहीं कहेंगे। और ऐसी उद्घोषणा जो है
उसके नगर में, गांव में, जहाँ भी है, उसका जहाँ भी निवास स्थान है, उस निवास स्थान में चस्पा कराई जाएगी जहाँ वह निवास कर रहा है, और ऐसी जगह पे चस्पा कराई जाएगी जिससे कि वो सार्वजनिक स्थल पर आसानी से लोग पढ़ सकें। मान लो अगर वो घर पे नहीं आता है तो कोई और पढ़ लेता है, तो उसको खबर पहुंच जाए कि हाँ आपके यहाँ ऐसा ऐसा चस्पा किया गया है। कि अगर न्यायालय ठीक समझता है तो ऐसी जो उद्घोषणा है वो वहाँ के दैनिक समाचारों में भी प्रकाशित कराई जा सकती है। न्यायालय के ऊपर है, अगर न्यायालय चाहेगा तो वो कराई जा सकती है। और बस ध्यान रखना ये है आपको कि वो जो उद्घोषणा है उसके निवास स्थान पर ऐसे सदृश से, जो आसानी से जहाँ पर दिखाई देती हो, ऐसी जगह पे चस्पा कराना जरूरी है। तो इसमें आप एक हेडिंग डाल सकते हो, उद्घोषणा का प्रकाशन। LLB के लिए जो ध्यान रखना है वो प्रकाशन करना है और कैसे करना है। तो वही सारी बातें कि निवास स्थान पर आपको कराना है, अगर जरूरत समझेंगे तो अखबार में भी करा सकते हैं, है ना। तो 2-3-4 पॉइंटों में आप इसको लिख सकते हो कि कैसे आपको इसका प्रकाशन कराना है। इसके बाद धारा 85, धारा 85 जो है आपको ये कहती है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो आपने उद्घोषणा कर दी, उद्घोषणा करने के बाद फिर जो व्यक्ति है नहीं आया, भाई उसको 30 दिन का समय दिया और 30 दिन के बाद का एक समय देकर उससे कहा कि भाई ठीक है आप आ जाओ न्यायालय में हाजिर हो जाओ, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तब फिर क्या करेगा, फिर धारा 85 अप्लाई हो जाएगी। और धारा 85 ये कहती है कि जिसकी कुर्की, यानी कि धारा 84 के तहत जिस व्यक्ति की न्यायालय ने उद्घोषणा की है, अगर वो हाजिर नहीं होता है न्यायालय में, तो जब न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो फिर न्यायालय ऐसे कारणों को लेखबद्ध करके किसी भी समय उसकी चल और अचल संपत्ति, चाहे चल ले ले चाहे अचल ले ले चाहे दोनों प्रकार की ले ले, ठीक है, किसी भी संपत्ति को कुर्की करने का आदेश जारी कर सकता है। ध्यान आपको यहाँ रखना है कि उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय कारण लेखबद्ध करने के बाद जो कुर्की करेगा, तो उसमें अगर न्यायालय को ये समाधान हो जाएगा कि वह अपनी, यानी कि वो जो व्यक्ति है फरार, वह व्यक्ति अपनी अगर संपत्ति बेचने वाला है या अपनी संपत्ति को न्यायालय की सीमाओं के बाहर ले जाने वाला है, तो न्यायालय उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दे सकता है। अब वैसे क्या है, वैसे सामान्य नियम क्या आपका ये रहेगा कि पहले उद्घोषणा होगी, कुर्की बाद में होगी। लेकिन अगर न्यायालय को उद्घोषणा करते समय ऐसा कोई भी एहसास कराएगा न्यायालय, अपने आप तो नहीं, तो उसको कोई अगर ऐसी खबर मिले कि ये व्यक्ति यहाँ से फरार होने वाला है संपत्ति बेच बाच के, या यहाँ से संपत्ति अपनी शिफ्ट कर रहा है, आपके न्यायालय की सीमाओं से बाहर जा रहा है, तो जब ये निश्चित हो जाता है तो फिर उद्घोषणा और कुर्की दोनों एक साथ आदेश देगा कि तुरंत जब्त कर लो। तो मौका फिर क्रम से नहीं होगा कि पहले उद्घोषणा की जाए, 30 दिन के बाद का समय दिया जाए, फिर उसकी कुर्की की जाए, तो लंबा समय तब तक तो वो भाग जाएगा। ठीक है, तो उसको गिरफ्तारी के लिए विवश करने का यही ऑप्शन तैयार होता है, और जब कुर्की हो जाएगी तो फिर वो व्यक्ति लाचार हो जाएगा, फिर उसे आना पड़ेगा, क्योंकि संपत्ति के साथ ही व्यक्ति भाग सकता है। ठीक है, इसके बाद एक धारा जो है नई जोड़ी गई है, मतलब अब पहले नहीं थी, ये 86 धारा जो है पहले नहीं थी, और यहाँ उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान करनी है।
जिसकी जो फरार चल रहा है उस व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की करने की बात करती है ये धारा। धारा 86 ये कहती है कि उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जो पुलिस कमिश्नर होता है उसको आयुक्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ न्यायालय पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त की जो पंक्ति है उससे ऊपर का व्यक्ति होगा, उससे नीचे का नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना है, न्यायालय किस अधिकारी से करेगा अनुरोध, या तो वो एसपी लेवल का, एसपी डीएसपी लेवल का होगा और या फिर कमिश्नर लेवल का होगा। इससे ऊपर के लेवल का कोई हो सकता है, इससे नीचे लेवल से अनुरोध नहीं करेगा न्यायालय। तो इससे ऊपर की, इससे या इससे ऊपर की पंक्ति के पुलिस अधिकारी से न्यायालय अनुरोध करेगा कि उसकी संपत्तियों की जो है उद्घोषित व्यक्ति की जितनी भी संबंधित, उससे संबंधित जो संपत्ति हैं उसकी पहचान, कुर्की और उसकी जब्ती, इनकी प्रक्रिया जो है आरंभ की जाए। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो ये अब जोड़ दी गई है, पहले नहीं थी। फिर धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपत्ति। अब ये असल में क्या है कि जब आप संपत्ति उस उद्घोषित व्यक्ति की कुर्क करोगे तो फिर बहुत से व्यक्तियों को, ऐसा तो है नहीं आप सारी पता नहीं किसकी किसकी संपत्ति उठा लाए, किसकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया आपने, जब्त कर ली। तो अगर कोई उसमें सहभागीदार है और कोई कारण है, किसी का और कोई हक बनता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को अपना दावा और आपत्ति करने का मौका भी धारा 87 देती है। तो धारा 87 में ये केवल ये कहती है कि जो ऐसी संपत्ति है जो धारा 85 के तहत कुर्क की गई है, ऐसी संपत्ति को उद्घोषित व्यक्ति के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति भी उस संपत्ति पर दावा कर सकता है जिसका उस संपत्ति में हित है। और ऐसा दावा जो है कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। तो दावा करने का समय दे दिया है कि भैया 6 महीने के भीतर भीतर आप आ जाओ, और जो समय है नियत समय 6 महीना, इसके भीतर अगर दावा कर दिया गया है और दावा करने के बाद अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए जो दावा करने वाला है, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका प्रतिनिधि, वो उस कार्रवाई को जारी रख सकता है। लेकिन अगर उसने 6 महीने के भीतर दावा नहीं किया और मर गया, तो फिर उसका जो प्रतिनिधि है फिर वो उसको चालू नहीं कर सकता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान रखना अपवाद में कि अगर कोई व्यक्ति इस नियत समय में, जो 6 महीने का समय है, इस समय में अगर दावा नहीं करता है तो वैसे तो कार्रवाई खत्म हो गई दावे वाली। लेकिन किसी कारणवश अगर वो 6 महीने के बाद आता है और अपना दावा करता है, तो फिर उसे ये कारण बताना होगा कि वो 6 महीने के भीतर क्यों नहीं कर पाया दावा। और अगर ये कारण उसे सही लगा तो फिर दावा उसका स्वीकार 6 महीने के बाद भी कर लिया जाएगा। धारा 88 ये कहती है, तो उसकी हेडिंग है वो है कुर्क संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय या वापस करना। अब देखो सिंपल कार्रवाई क्या हुई थी, आपने उद्घोषणा की, 30 दिन का समय दिया, नहीं आया उसकी कुर्की कर दी। कुर्की करने के बाद आपने दावा और आपत्ति करने का समय दे दिया 6 महीने का, ठीक है। तो जो समय दिया है, इस समय के भीतर अगर उद्घोषित व्यक्ति हाजिर हो जाता है, और जब हाजिर हो जाएगा तो न्यायालय उसकी संपत्ति को निर्मुक्त करने का आदेश
दे देगा। अच्छा, पहली बात। फिर दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा उद्घोषित व्यक्ति इस निश्चित समय में यानी कि 6 महीने के भीतर हाजिर नहीं होता है, तो जब नहीं होगा तो ऐसी संपत्ति को 6 महीने बीत जाने के बाद बेच दिया जाएगा। अगर आपत्ति की गई है तो उस आपत्ति के निपटारा करने के बाद उसका विक्रय कर दिया जाएगा। दोनों बातें याद रखना। अगर किसी ने आपत्ति की है तो आपत्ति का निपटारा होगा, उसके बाद बिक्री कर दी जाएगी। और या फिर जब वो व्यक्ति नहीं आया है तो 6 महीना बीतने के बाद, 6 महीने के भीतर आना है उसे, और नहीं आएगा तो 6 महीने के बाद उसकी बिक्री कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो नाशवान है, 6 महीने तक रुक नहीं सकती, या फिर उसका विक्रय उसके मालिक के फायदे के लिए है, तो ऐसी संपत्ति को न्यायालय कभी भी विक्रय कर सकता है, 6 महीने का इंतजार नहीं करेगा। जैसे सिंपल, आपके पास जानवर हैं, गाय भैंस पालते हो आप, लाखों की संपत्ति है, तो न्यायालय गाय भैंस को खिलाएगा तो नहीं, किसी को दे भी नहीं सकता क्योंकि उसका खर्चा होगा। तो जितने की भैंस है पता लगा उतना 6 महीने में वो खा जाएगी। तो ऐसी संपत्ति को न्यायालय तुरंत बिक्री कर सकता है। मतलब ऐसी संपत्तियां जो या तो नाशवान है, जिसका जीवन कम होता है, 4-6 महीने में खराब हो जाएगी, फसल है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, तो ध्यान दो, उधर कुर्क किया है तो 6 महीने के भीतर आना है, आपत्ति करनी है तो 6 माह ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता है, 6 महीने में नहीं आता है और 6 महीने के बाद उसकी बिक्री हो जाती है, सिंपल है, हो जाएगी। अब उसके बाद बिक्री हो गई, लेकिन वो व्यक्ति अगर कुर्की की तारीख से 2 साल के भीतर अगर वापस आता है, स्वेच्छा से हाजिर होता है, 2 साल, तो 2 साल चाहे हाजिर हो चाहे उसको पकड़ कर लाया जाए, ठीक है, ध्यान रखना, हाजिर होने का मतलब ये है। और ऐसा व्यक्ति अगर न्यायालय में यह साबित कर दे कि वह फरार नहीं हुआ था, फरार नहीं हुआ था और ना वो न्यायालय से छिपा था, उसे वारंट से वो छिपा नहीं था, गिरफ्तारी से, लेकिन क्या हुआ, फिर क्यों नहीं आया, फिर वो ये साबित करेगा कि उसे सूचना ही नहीं मिली थी, उद्घोषणा या वारंट कुछ भी, मतलब उसे सूचना नहीं मिली थी और सूचना ना मिलने की वजह से वो हाजिर नहीं हो पाया था। और जैसे ही उसे सूचना मिली है वो स्वेच्छा से आ गया या फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाई है, लेकिन उसे सूचना आज भी नहीं है। जब गिरफ्तार किया गया तो सूचना हुई कि तुम्हारा उद्घोषणा हो गई थी, गिरफ्तारी वारंट हो गया था, कुर्की हो गई थी, तो यहाँ आ गया। तो ऐसे हालात में जब वो 2 वर्ष बाद हाजिर होगा या पकड़ कर लाया जाएगा और उसका ये कथन अगर न्यायालय सत्य समझता है तो उसका खर्चा काटकर जितना उसका बचेगा, जो शुद्ध आगम उसके बचेंगे, वो उसको वापस कर दिए जाएंगे 2 साल के भीतर। अब उसके बाद बात आती है आपकी 89 धारा 89। ये कहा जाता है कि संपत्ति के जो आगम हैं, जो पैसे बचे हैं, उसके जो पैसा बेचने के बाद प्राप्त हुआ है, अगर उन आगमों को, उन पैसों को देने से अगर मना किया जाता है, इनकार किया जाता है, तो ऐसा व्यथित व्यक्ति उस न्यायालय में अपील कर सकता है जहां सामान्यतः ऐसे मामले की अपील की जाती होगी। तो ऐसे न्यायालय में अपील करेगा, और क्यों करेगा,
क्योंकि वो व्यथित है, उसका जो पैसा कुर्की की गई उस सामान को बेचकर जो पैसा आगम जो प्राप्त हुआ है उसको वापस नहीं किया जा रहा है। तो वापस करने के लिए ऐसा व्यक्ति अपील कर सकता है। धारा 90 ये कहती है कि समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट जारी करना। मतलब यहां यह है कि समन भेजना चाहिए, और समन की प्रक्रिया कब होती है? सबसे पहले जब अपराधी को सूचना देनी है कि आपके खिलाफ ऐसा मुकदमा है, ऐसा अपराध आप होना पाया जाता है, आप दोषी हैं उसमें, तो उसको सूचना देनी है कि आप न्यायालय आ जाओ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर समन गया तो हो सकता है कि वो व्यक्ति ना मिले, जानकारी मिलने के बाद वो गायब हो जाए, हाजिर हो ही ना। तो जब न्यायालय को ऐसा भरोसा हो जाता है कि समन जारी होने से पहले या समन जारी होने के बाद में कभी भी भरोसा हो जाए कि ऐसा व्यक्ति फरार हो सकता है, या फिर ये निश्चित हो जाए कि समन का पालन नहीं करेगा, तो ऐसी हालातों में समन जारी करने वाला न्यायालय अपने कारण को लिखित करते हुए समन के साथ साथ या उसके स्थान पर डायरेक्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। तो धारा 90 समन के स्थान पर या समन के साथ साथ सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार न्यायालय को देती है। और धारा 91 ये कहती है हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। बंद पत्र लेने की शक्ति है। अब शक्ति क्या है? अब सिंपल है भाई, हाजिर होने के लिए हमने समन भेजा, समन भेजा तो उपस्थित होने की अपेक्षा करता है। भाई क्या अपेक्षा करता है? कि न्यायालय में आप फला टाइम पर फला न्यायालय में फला दिन उपस्थित हो जाइए। समन का मतलब यही है। तो जब न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा न्यायालय कर रहा है तो आपको वहां दो ऑप्शन मिलते हैं बंद पत्र जारी करने के। तो बंद पत्र की जो वही है, गारंटी लेना है। अब ये बंद पत्र प्रतिभू सहित हो सकते हैं या प्रतिभू रहित हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब कोई भी व्यक्ति जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए न्यायालय में वारंट जारी किया गया है, समन जारी किया गया है, वो अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि आप जो है अपनी उपस्थिति के लिए बंद पत्र या जमानत पत्र निष्पादित कर दें। तो या तो किसी की गारंटी दिलवाएगा, अगर वो प्रतिभू सहित है तो गारंटी दिलवाएगा, है ना। कहते नहीं जमानत दे दी, जमानत का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति गारंटी लेगा आपकी, हाँ आ जाएगा साहब। और अगर वो प्रतिभू रहित है तो केवल उसका खुद की गारंटी चलेगी, किसी दूसरे की नहीं। फिर वो ठीक है आप साइन कर दो और इस तारीख को आ जाना। तो धारा 91 जो है बंद पत्र लेने की शक्ति उस अधिकारी को देती है। धारा 92 भी इससे संबंधित है। उपस्थिति का बंद पत्र या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। आपने 91 में बंद पत्र दे दिया, जमानत पत्र दे दिया, गारंटी दे दी कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आए। जो समय दिया था, जो अपेक्षा की थी आपसे कि उपस्थित हो जाएंगे और आप उपस्थित नहीं हुए। तो जब कोई व्यक्ति जिसने बंद पत्र या जमानत पत्र द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आबद्ध है वो और उपस्थित नहीं होता है, तो उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी
ऐसा आदेश जारी करते हुए वारंट जारी कर सकता है कि उसे गिरफ्तार किया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। तो कुल मिला के जब 91 का बंद पत्र उसका अगर पालन नहीं किया उस व्यक्ति ने, तो 92 में न्यायालय फिर से उसे गिरफ्तारी का आदेश दे देगा। तो आपको 92 तक आप अगर सवाल लिखते हैं उद्घोषणा और कुर्की को मिला के, तो बेहतर उत्तर होगा और बेहतर नंबर आपको मिलेंगे। और कंपटीशन में इन धाराओं में ही आपके सवाल छिपे हुए हैं, कंपटीशन में भी इन धाराओं के भीतर ही सवाल मिलेंगे। ठीक है, पीसीएस जेएपी वगैरह जहाँ भी आप बीएनएसएस आता है तो इनके भीतर ही सवाल आएंगे। सवाल सामान्यता आ जाएगा उद्घोषणा कौन से उसमें है, कुर्की कौन से उसमें है, समन के स्थान पर वारंट जारी कौन सी धारा करने का अधिकार देती है, ऐसे करके सवाल। तो इन्हीं धाराओं में आपको कंपटीशन के सवाल भी मिलेंगे, आप इनको तैयार करिए। और कोई दिक्कत हो तो पूछिए।